मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। ममता जी, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस बार हमारे कुछ दर्शक हैं जो अखबार की सुर्खियों से परेशान है, यानी अखबार में कुछ छपने वाली खबरें ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें परेशान कर रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लेटर के साथ। बिल्कुल। पहला लेटर है जो हमें लिखा है उर्मिला जी ने। ये एक हाउसवाइफ है और इनके घर में बेटे, बहू, उनके बच्चे सभी एक साथ रहते हैं। पिछले कुछ महीनों से इनके सुनने में आ रहा है कि रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, जो कि बहुत बुरी बात है। इनके बहू बेटे को भी इन्होंने बात करते सुना कि रुपए की कीमत गिरने से उन्हें नुकसान हो रहा है और कुछ ऐसी ही खबरें अखबारों में भी पढ़ने में आ रही है। वैसे जब ये बाजार जाती है तो खरीदारी के वक्त इन्हें महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है और वहाँ भी यही सुनने में आ रहा है कि रुपए की गिरती कीमत की वजह से ये सब हो रहा है। तो अब इन सब बातों से काफी कंफ्यूज है कि असल में रुपए की कीमत गिरने का मतलब क्या है। हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इनफैक्ट, क्योंकि घर में रहने वाले लोगों को जब ज़्यादा मार्केट से डील नहीं करना होता तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा हुआ आजकल लगता है कि रुपए की वैल्यू गिर रही है जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज का टॉपिक लग रहा है मुझे इस बारे में। रुपए की कीमत गिरने का हम इनको जो मतलब समझा सकते हैं वो ये कि जब हम किसी दूसरे देश की करेंसी, रुपया हमारे देश की करेंसी है, सारा लेन देन का मामला, बिजनेस का मामला हमारा रुपए के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम किसी दूसरे देश की करेंसी खरीदने जाएं और उस करेंसी को खरीदने में हमको ज्यादा रुपए देने पड़ जाएं जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की या रुपए की वैल्यू कम हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर इसको आप डिटेल में बता पाएंगे तो बेटर होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको यूएस डॉलर का एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आजकल जो पेपर में आ रहा है वो डॉलर की कीमत बढ़ी और रुपए की कीमत कम हुई। हाँ, यही मेन तो जो है शोर वो इस बात का है। जी। तो डॉलर के बारे में हम कहेंगे कि मान लीजिए जैसे हम $1 खरीदने जा रहे हैं और $1 खरीदने में अगर हमें 1 से ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है तो इसका मतलब रुपए की कीमत डॉलर के कंपैरिजन में कम है। जी। तो हमारी करेंसी की वैल्यू यूएस की करेंसी की वैल्यू से कम है। जी। ये मतलब होता है वैल्यू कम होने का। जी, अगर देखा जाए तो वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसा लगता है कि वैसे हमारा इससे क्या लेना देना है अगर आम आदमी की नज़र से देखें तो। लेकिन क्या इस कीमत को बढ़ाने के लिए हम खुद कुछ स्टेप्स ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे देश में कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत हमको सपोर्ट कर सकती है इस मामले में। असल में आपको अगर मैं बताऊं तो किसी भी करेंसी की वैल्यू जो होती है वो वर्ल्ड मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करती है। वर्ल्ड मार्केट में डिमांड से मेरा मतलब होता है कि जैसे आपका देश अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है जी। और ऐसी वो कमोडिटी है जिसको कि बाकी जगहों पे काफ़ी कम पाया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे देश होंगे जो उस कमोडिटी को खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे। जब वो उस सामान को खरीदेंगे तो उनको हमारे ही देश की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो हमको हमारी करेंसी देकर और हमसे सामान लेंगे। ये नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड है जो कि वर्ल्ड मार्केट में चलता है। तो इसके तहत हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट की चीज़ों को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट के सामान को, एक्सपोर्ट की सर्विसेज को बढ़ाएं, तो एक आसान तरीके से हम जो है रुपए की वैल्यू को गिरने से रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर सेंट्रल बैंक्स जो हैं, थोड़ा सा ये बात अलग है कि मैं पॉलिसी से बाहर की बात कर रही हूँ, लेकिन सेंट्रल बैंक्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो भी हम कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हालांकि बहुत सारी कोलैटरल चीज़ें भी है साथ में, फिर भी निधि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आम आदमी खर्चा कम करने में इंटरेस्टेड होता है। आज क्या हो रहा है कि आम आदमी रोज की चीज़ों में बहुत खर्चा कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ों में खर्चा कर रहा है जिसका रिफंड नहीं होता जी, जो कि कंज्यूमेबल्स हैं। कंज्यूमेबल में आप अगर खर्च करते हैं तो आपने जो पैसा मान लीजिए आप आउटिंग पे गए, आपने खाया, आपने जो खाया वो ठीक है आपने खा लिया, लेकिन उससे आपका पैसा बन नहीं रहा है, आपका पैसा बचा नहीं है आपके पास, आपने उसे खर्च कर दिया। आप कपड़े खरीदते हैं वो आपने खर्च कर दिए, उससे आपने कुछ जनरेट नहीं किया। तो आज के समय में हमारे देश में लोग जो है कंज्यूमेबल्स में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
मेरा सजेशन ये, जैसे बैंक अगर अपना इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं रेट, तो नेचुरली जो लोग हैं वो लोग खर्च करने में थोड़ा सा सकुचाएंगे, उनको भी पैसा बचाने का थोड़ा सा प्रलोभन आएगा कि अगर हम बचा के बैंक में जमा करें तो शायद इसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी खर्च करने की प्रवृत्ति को हम एक तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और आज जो हम कहते हैं कि रुपए की वैल्यू कम है, उसमें उसकी वजह से ये भी है कि बैंक्स जो है वो लोन नहीं दे रहे हैं। बैंक लोन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में जमा करेंगे पैसा, तो बैंक की भी स्थितियाँ सुधरेंगी और अपने आप ही रुपए की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। जी। एक और तरीका है जो फिर से पॉलिसी के तहत होता है, लेकिन हम अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारे देश के सामान, हमारे देश की सर्विसेज, इनकी डिमांड बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में। जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेंगे, हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और जब वो हमें हायर करेंगे तो उनको हमें हमारी करेंसी के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, पॉजिटिव तरीका हो सकता है अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने का, कि ग्लोबल मार्केट में आप अपनी वैल्यू बनाइए। ग्लोबल मार्केट में वैल्यू बनने से कंट्री की भी वैल्यू बनती है और साथ में हमारे रुपी करेंसी की भी वैल्यू बढ़ती है। फ़र्क तो पड़ता ही है। उसके बाद और हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो लोग बाहर जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ता है, तो फॉरेन एक्सचेंज वाले प्रोग्राम्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जी, अगर बाहर आना जाना थोड़ा सा कम किया जाए तो शायद कहीं ना कहीं हमारी इंडियन करेंसी को हम बचा सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो हम बाहर की करेंसी को खरीदते हैं। जी। अब बाहर की करेंसी को खरीदने में अगर हमारी करेंसी का रेट कम है और बाहर की करेंसी का रेट ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा पैसे देके खरीद रहे हैं उसको। जी। तो ऑटोमेटिकली हम अपना नुकसान ही कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम इसको भी जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाऊं तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमें फॉरेन जाना है, तो हम जिस देश में भी जाएंगे वहाँ पे हमारे रुपए का तो कोई मतलब ही नहीं, तो हमको उनकी करेंसी खरीदनी है। उनकी करेंसी खरीदने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जाते हैं। जी। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जब आप करेंसी खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर दिन, उस तारीख को आपकी करेंसी कितने में बिक रही है, ये डिसाइड करती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। अच्छा। अभी फिलहाल ये हालत है कि जो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है। जी। हम हर देश की करेंसी खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए दे रहे हैं, इसीलिए स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर है। जी। क्योंकि जब हम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू अभी कम हो रही है, इसलिए विदेशी यात्रियों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। विदेश यात्राएं अगर आप कम करेंगे तो आपको बाहर की करेंसी की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो आप एक्सचेंज में अपनी करेंसी की वैल्यू को भी बना के रख सकेंगे थोड़ा। जी, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम जो विदेशों से अपना तालमेल बना के चल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हमारे इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। कुछ हद तक बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन का एक वन ऑफ द क्या कहना चाहिए ड्रॉबैक्स भी है जो हम झेल रहे हैं। जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन पे ना जाएं। जी, वैसे जैसे कि आपने बात की कि हमें फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाकर करेंसी एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, और तो क्या डेली बेसिस पर भी अगर हमें करेंसी अगर चेंज करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जाकर ही उसकी वैल्यू पता लगाई जा सकती है? नहीं निधि, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप अगर मैं आपको और सिंपल करके समझा, मान लीजिए आप बैंक जाते हैं। जी। आपको यूएस जाना है। आपने बैंक में आज की तारीख में जाके पूछा कि मुझे 100 यूएस डॉलर चाहिए, और बैंक ने आपसे कहा कि आप हमें 5,000 रुपये दीजिए। तो इसका मतलब आपने जो 100 यूएस डॉलर खरीदे वो 5,000 रुपये में खरीदे। $1 जो है वो आपको 50 रुपये का पड़ा आज की तारीख में। मान लीजिए आप 1 महीने बाद फिर बैंक जाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं कि हमें 100 यूएस डॉलर दीजिए, तो वो आपसे कहते हैं कि आप 6,000 रुपया दीजिए। जी।
तो इसका मतलब है आपको $1 ₹60 का पड़ा जी। मतलब इस 1 महीने की ड्यूरेशन में आपने देखा कि आपको $1 के ऊपर ₹10 एक्स्ट्रा पे करना एक्स्ट्रा पड़ा, देना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि रुपए की वैल्यू घट रही है, जी बिल्कुल, करेंसी ये की वैल्यू काफी घट रही है। इजी एग्जांपल था, अब हाँ, क्लियरली समझ में आ रहा तो है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बैंक्स में भी जाके इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही रुपए की कीमत के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ और भी क्वेरीज हमारे पास है, चलिए जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। ये लेटर जो है वो हमें लिखा है अंकित जी ने, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट है। इनका कहना है कि जितना ये जानते हैं कॉमर्स के बारे में, उसके अनुसार भारत की इकोनॉमी वैसे ग्रोइंग लेवल पर है, यानी कि बढ़ती जा रही है। आम आदमी की अगर बात करें तो उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉरेन एक्सचेंज जैसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर रुपए की कीमत घटने बढ़ने का असर आम आदमी पर क्यों होता है, और हमारी सरकार इसे लेकर इतनी परेशान क्यों है? अगर मीडिया की भी बात करें तो रुपए की कीमत को लेकर इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें इन्हें कंफ्यूज कर रही है। ये भी एक बड़ा आम क्वेश्चन है कि अगर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी एस्टैब्लिश्ड है, जी। तो वो एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी को समझना एक वाकई में मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे देश में ये हमेशा से कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बड़ी स्ट्रांग है। जी। यहाँ मैं कहूँगी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो मेजरमेंट होता है निधि, वो तो बेसिकली इस चीज़ से होता है कि पहले के कंपैरिजन में आज जो है व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पा रहा है। तो वो जो पॉलिसीज़ हैं वो अपने आप को एक्सप्लेन करती हैं इंसान के परचेजिंग रेट के हिसाब से। जी। पहले अगर आप एक रोटी आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो आज यहाँ का हर सिटीजन कम से कम दिन में एक रोटी तो खा पा रहा है। उस हिसाब से इकोनॉमी स्टेबल है जी। मतलब बाकी देशों के हिसाब से। लेकिन अगर हम रुपए की वैल्यू गिरने की बात करें और उसका आम आदमी पे क्या असर होता है, तो आम आदमी पे बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वो वो जो सामान है, जिस सामान को एक्सपोर्ट किया गया है, सॉरी गलत बोल गई हूँ मैं, जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं या जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड होते हैं, उन सारी कमोडिटीज़ का दाम बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि आप जब इंपोर्ट करते हो तो आप वो सामान दूसरी कंट्री से खरीदते हो, खरीदने के लिए आपने उस कंट्री को वहाँ की करेंसी दी है जी। तो आपने अपनी करेंसी लूज की, क्योंकि आपने ज़्यादा वैल्यू की करेंसी मतलब उसको दी हुई है जी। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं जिन चीज़ों में बाहर की रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है जी। जैसे अगर मैं आज की तारीख में एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगी कि पेट्रोल है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं सोने का दाम बढ़ रहा है। साथ में उन चीज़ों में फ़ायदा भी है जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक बात है। तो आम आदमी के ऊपर तो इस चीज़ का असर पड़ ही रहा है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं खरीदारी जो मेनली है वो आम आदमी करता ही है, रूटीन की बात है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर बाकी चीज़ों को जो है इफेक्ट करती हैं जी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इसमें फ़ायदा तो कम ही है, नुकसान ही ज़्यादा है जी। वैसे अगर रुपए की कीमत गिरने की जो हम बात कर रहे हैं, तो अखबारों में काफी ये सुनने में आता है कि इसका सबसे बड़ा असर जो होता है वो स्टॉक मार्केट पर होता है। जी हाँ। तो वो चीज क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगा है फॉरेन डीलर्स के ऊपर। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड कैसा चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे मार्केट में बिलीव कितना है जी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने लगी हैं हमारे स्टॉक मार्केट को। इसका कारण ये है कि हम लोकल इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं है, तो जब तक लोकल इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं दिखता वो उसमें स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इस रुपए की वैल्यू गिरने से काफ़ी फर्क पड़ चुका है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट ही मत करिए, ऐसी बात भी नहीं है। फिलहाल जो है आप उन चीज़ों में स्पेंड अगर करें, उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें जिन चीज़ों में एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री ले लें आप, उसमें एक्सपोर्ट है। फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री ले लें, उसमें एक्सपोर्ट हो रहा है। कॉस्मेटिक से रिलेटेड कई इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है जी, फिलहाल के लिए, जब रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है। लेकिन जो इंपोर्ट वाली कंपनीज हैं, जैसे पेट्रोलियम है, सोना है, आज की तारीख में प्लास्टिक है,
प्लास्टिक इंडस्ट्री या फिर हमारी रोज की कमोडिटीज़ में ये बाहरी सामान, साबुन, तेल, जो बाहरी जगहों से आता है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो आज की तारीख में उसमें काफ़ी हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये पूरी सिचुएशन देखकर तो वैसे लगता है कि ये जो अभी जो सिचुएशन है काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी घातक स्थिति में है हमारी इकोनॉमी, तो क्या ये बात सही है? कुछ हद तक सही है। ये तो मैं कहूँगी, मतलब ऐसा है कि क्योंकि बाहरी लोगों के ऊपर हमारा डिपेंडेंस बढ़ते जा रहा है, बाहरी इन्वेस्टर्स पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ चुका है, इसलिए स्थिति डेफिनेटली घातक है। कुछ कुछ तो बातें ऐसी हैं कि हमें दिख रहा है कि हम एक गड्ढे में गिर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम उसका सेफ्टी मैकेनिज्म कैसे प्लान करें। जी। तो स्थिति बुरी तो है और बद से बदतर ही होती जा रही है दिन पर दिन, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इसमें कुछ लोगों का जो है फ़ायदा भी है। जैसे जिन लोगों के रिश्तेदार फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो अगर अपने रिलेटिव्स को, इंडियन रिलेटिव्स को अपना पैसा भेजते हैं, तो वो उन्हें अभी बड़े आराम से वो भेज पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम डिपॉजिट करना पड़ रहा है और यहाँ पैसा वो ज़्यादा भेज पा रहे हैं। तो कुछ मामलों में फ़ायदा है, बट ज़्यादा मामलों में जो है वो नुकसान ही हो रहा है हमारा। जी, तो वैसे काफ़ी डेंजरस सी सिचुएशन में हम हैं। अब आप मेरे ख्याल से निधि समझ गए होंगी या हमारे व्यूअर समझ गए होंगे कि क्यों मीडिया इतना हाइप कर रहा है, गवर्नमेंट क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना सब तरफ तहलका मचा हुआ है, क्योंकि सच बात है कि हमें इस स्थिति से जल्दी बाहर आना चाहिए। वैसे अभी तक जो है आम आदमी की सोच यही है कि यार इंडियन इकोनॉमी से हमें क्या लेना देना, हम तो रोज की चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। बाकी अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोच थोड़ी सी बदली होगी। वैसे जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट की बात की, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस रन करते हैं लोग, उन पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि एक ऐसी क्वेरी हमें भेजी है राजेश जी ने। राजेश जी खुद एक बिजनेस रन करते हैं और रुपए की कीमत गिरने और इंडिया में जो उसका असर हो रहा है, सिचुएशन को वे काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं और इसे लेकर वे खुद भी परेशान हैं, क्योंकि इससे उन्हें खुद के बिजनेस में भी दिक्कतें आ रही है और मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसे में ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आम आदमी के बस में हो, यानी इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए आम आदमी क्या स्टेप्स ले सकता है अपनी तरफ से? बहुत ही अप्रिशिएबल इनका क्वेश्चन है। कम से कम राजेश जी को मैं बधाई दूंगी कि इंडियन सिटीजन होते हुए उनको इतना तो एक विजन है कि हर चीज़ में सरकार के ऊपर डिपेंड ना करके क्या हम कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं एज अ सिटीजन जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस कर सके। बहुत अच्छा इनका विचार है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि पेपर में जैसे हम आमतौर पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स पढ़ते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ही लोग सोना खरीदना कम कर दें, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने से ये हो रहा है कि हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड खरीद रहे हैं लोग और काफी ज्यादा लेवल पे खरीद रहे हैं। वैसे इंडिया में जो कि है फेस्टिवल सीजन है, शादियों का मौसम है, तो मेरे ख्याल से लोग फिर भी सोना खरीदते हैं। तो आमतौर पे राय दी जाती है, इकोनॉमिस्ट हमेशा बोलते हैं, सीएस हमेशा कहेंगे कि आप कम से कम सोना खरीदिए, इससे भी करेंसी को काफी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन निधि यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि एक आम इंसान की तरफ से अगर हम सोच के देखें तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? जी, उसके लिए भी तो एक प्रॉब्लम ही है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने अगर गोल्ड कम खरीदा या नहीं खरीदा तो आपने कोई देश को सपोर्ट किया, देशभक्ति का एक्ट है, ऐसा हम इसको बड़ी जोरदारी से नहीं ले सकते हैं, या फिर हम गोल्ड कम खरीद के बहुत अपनी देशभक्ति जता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक, अगर आप पर्सन टू पर्सन लेवल पे एनालाइज करिए तो अब रियल एस्टेट में कई लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में जो सिचुएशन है जॉब की, जो एक लिमिटेड इनकम सोर्सेज हैं लोगों के, उसमें रियल एस्टेट कई लोगों की पहुंच से बाहर होता है। रियल एस्टेट में आपको रेवेन्यू वापस कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो अनसर्टेन होता है। तो आज भी आम आदमी जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बजाय या दूसरे शेयर मार्केट में एक्सचेंज करने के बजाय वो सेफेस्ट पाता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करे। वो काफी कन्वीनियंट है, वो उसको एक
सहूलियत है, उसके लिए फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी है, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से श्योर है कि इसका दाम तो आगे जाके बढ़ना ही है। जी। तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। भाई कुल मिला के आप गोल्ड बढ़ा ही रहे हो कंट्री का, जी। लेकिन हाँ थोड़ा सा आप अगर करेंसी को सपोर्ट करने की टेंडेंसी रखना चाहो तो आप अपने आप को थोड़ा सा कम परचेज कर लीजिए, थोड़ा सेटिस्फाइड रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए कि अगर कंट्री की इकोनॉमी सेफ है तो आप भी सेफ हैं। जी। एक और तरीका जो नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है वो है कि आप डीजल गाड़ियों को कम से कम यूज़ करिए। डीजल? जी हाँ, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ डे टू डे रन में काफ़ी चीप पड़ती हैं कंपेयर टू पेट्रोल की गाड़ियाँ। तो डीजल गाड़ियों का अगर हम उपयोग कम करें तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार कुछ शायद ऐसा भी प्लान करी है कि डीजल गाड़ियों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी वगैरह शायद बढ़ने वाली है, ऐसा सुनने में, ताकि उसका यूज़ कंट्रोल करना चाह रही है। लेकिन लोग जो है इफरात अपना पैसा जो है सोचते हैं पेट्रोल की गाड़ी में लगाएंगे तो उससे बेहतर है कि डीजल की गाड़ी में लगाएं। यहाँ मैं दो बातें हाईलाइट करना चाहूँगी। डीजल की गाड़ी में गाड़ियाँ खरीदने से आप पहली चीज़ तो करेंसी की वैल्यू को थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हल्का सा स्क्रैच तो दे ही रहे हैं, और साथ में आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के जलने से उतनी गैसेस तो हार्मफुल दोनों में निकलती, पर डीजल में बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो आप बेहतर है कि पेट्रोल की गाड़ियाँ यूज़ करिए। एक और सजेशन आता है कि इम्पोर्टेड सामान का कम से कम उपयोग करें, जो कि आप अक्सर सुनती हैं कि यहाँ के जो कुछ NGOs हैं वो अभियान चलाते हैं कि इम्पोर्टेड सामान मत यूज़ करिए, देसी चीज़ों को खरीदने, देसी चीज़, क्योंकि इम्पोर्ट करने में आपको पैसा देना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी है निधि, कहीं ना कहीं हम अगर ये कहें कि करेंसी की वैल्यू गिरने का कारण सिर्फ सोने का दाम बढ़ना, सिर्फ सोना या सोने की डिमांड बढ़ना या डीजल गाड़ियों की डिमांड बढ़ना, हम केवल इनको ब्लेम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। कहीं कोलैटरल जो है कुछ वो स्टेप्स नहीं लिए गए कि अगर ये होगा तो ये उसको कंपेंसेट करे। तो कंपेंसेशन के स्टेप्स जो है वो आम आदमी के ज्यादा हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में होते हैं। तो ये दो तरफा है मामला, एक अकेला नहीं है मामला। फिर भी कुछ स्टेप्स तो हम सजेस्ट कर ही सकते हैं, जैसे आप अपनी करेंसी पे सट्टा मत लगाइए। शॉर्ट टर्म सट्टे लगते हैं कि भाई कल डॉलर का इतना दाम होगा और रुपये का इतना रहेगा। ये जो छोटे छोटे टर्म के सट्टे होते हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा करेंसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सट्टेबाजी मत करिए आप इसको लेके। दूसरी बात है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में प्रॉपर्टी परचेज मत करिए इस समय, क्योंकि आज की तारीख में जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, अगर आप विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विदेशों में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपने एक बहुत लमसम अमाउंट हमारी करेंसी का जो है विदेश को दे दिया है। बिल्कुल। तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। यहाँ ज़रूर मैं कहूँगी कि हमारे जो रईस तबके के लोग हैं वो इस लालच से अपने आप को अगर बचाएं तो कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बजाय एक बिल्कुल ही आम आदमी को हैंडल करने के बजाय हम सिचुएशन को थोड़ा अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिलीज पे छोड़ें, जो कि मेन कॉज हैं बेसिकली। दूसरी बात है कि आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा फॉरेन चला जाए, और फॉरेन से कोई बच्चे आ रहे हैं तो हमारी कंट्री में रह रहे हैं। फॉरेन से आने वालों का हमें फ़ायदा है, लेकिन फॉरेन से आने वाले बहुत कम लोग हैं जी, क्योंकि हम 150 करोड़ हैं, तो हम में से बाहर जाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स को काफ़ी लिमिटेड कर देना चाहिए इस ड्यूरेशन के लिए जी। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है। बिल्कुल। एक और निधि बात है जो अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करे हुए होते हैं। मतलब जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है वैसे ग्लोबल मार्केट है जी। तो ग्लोबल फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी एक ग्लोबल कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि सपोज कर लीजिए यूएस की है जी। तो जब अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो जो आपकी इनकम होती है वो उनकी करेंसी में होती है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो कंपनी जिस भी देश की है जी, आपकी इनकम उस देश की करेंसी के हिसाब से होती है। जी। तो आज की तारीख में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कॉमन तरीके से,
तो यूएस की कंपनी में अगर जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया होगा, उनकी आज की तारीख में जो उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट है वो डॉलर में आ रहा है। यानी वैसे हमारी करेंसी इंडियन करेंसी रुपीस है, लेकिन अगर आपने यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ का प्रॉफिट डॉलर्स में ही डॉलर्स में आ रहा है। तो वो जो डॉलर में मिलना शुरू हुआ है प्रॉफिट, उस वजह से बहुत सारे यहाँ के लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अपना देखकर उन फंड्स को, इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट करने लगते हैं, डिलीट करने लगते हैं। मतलब उसका फायदा पैसे में लेके वो उस बॉन्ड्स को खत्म करने लगते हैं। इससे भी हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रुकिए, फायदा आपका तो होना ही होना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप जो बार बार उसको रिफंड करवा लेते हैं, उसका नुकसान देश को होता है बहुत ज्यादा। इसके बाद क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट्स उतने नहीं दे पा रहे हैं बैंक्स, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो कैश पैसा घर में बहुत ज़्यादा रखने लगे हैं। ये लोग बैंक में जमा करने में उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप अपने कैश को डिपॉजिट नहीं करेंगे जी, तो आप कोई बहुत ज़्यादा भला काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो पैसा कैश आपके घर में पड़ा हुआ है उसकी भी तो वैल्यू कम हो रही है। हाँ। आप जितना ज़्यादा बैंक में जमा करेंगे, बैंक उतना सक्षम बनेंगे और आगे लोन देने की उनकी टेंडेंसी बढ़ेगी और शायद हम अपनी करेंसी को थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो बैंक पे भरोसा रखिए, आपका पैसा नहीं जाएगा कहीं, कम से कम नेशनल बैंक्स पे तो हम रख ही सकते हैं। फिर भी इतने स्टेप्स बताने के बाद भी निधि, मैं कहूँगी कि ये सब कोलैटरल चीज़ें हैं। मेजर स्टेप्स जो हैं वो तो पॉलिसीज बना के ही लिए जा सकते हैं। पर्सनल लेवल पे यही छोटे छोटे काम करके हम अपनी करेंसी को सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना रुपए की कीमत गिरने या बढ़ने का आम आदमी पर क्या असर हो सकता है और हम इसे छोटी छोटी स्टेप्स लेकर कैसे बच सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।